जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेजर टू पार्ट्स है। जैसे हम पहले पूरा जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का डेट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेट इज़ ब्रेन। अब ब्रेन को देखते हैं कि इसमें क्या है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ब्रेन। तो ब्रेन जो है हमारा इसी तरह से बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जिस तरह हमारी गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर बनी हुई है। अब बिलियंस ऑफ सेल्स ब्रेन में डेफिनेटली न्यूरॉन्स ही हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। तो ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ही हैं जो मिलकर हमारे ब्रेन को बनाते हैं। ब्रेन जो है फिजिकल एंटिटी है, हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और उसका वेट जो है नियर अबाउट 3 पाउंड्स है। ये पिंकिश जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ज़्यादातर जिस एनर्जी पे बेस करती है वो शुगर है, क्योंकि शुगर जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो ब्रेन को ऑपरेट करने के लिए जिस फूड की ज़रूरत होती है, जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो शुगर से इसे मिलती है। ब्रेन जो है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पावरफुल कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। अब यहाँ पर बार बार वर्ड यूज़ होता है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस ये है कि जब आपसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाए कोई, और क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप उसको सोचते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं और उसका क्वेश्चन का आंसर जो ढूंढते हैं, तो वो होता है प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद फिर आपका रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पर है कि ये जो है 20 मिलियन बुक्स जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, और इन अ मिलियंथ ऑफ सेकंड में उसको रिकॉल भी कर सकता है या दोहरा भी सकता है। कंप्यूटर जो हैं वो आजकल जो डेवलप हो रहे हैं उनमें वास्ट कैपेसिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर कर सके, लेकिन स्टिल ब्रेन जो है इन सब में सुपीरियर है, क्योंकि ये डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस को पहली बात तो कम्प्रीहेंस कर सकता है, और उस कम्प्रीहेंस करने के बाद उन लैंग्वेजेस में उनको सीखने के बाद, उन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद, बोलने के साथ साथ उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकता है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है जोक्स। तो जैसे ही उस लैंग्वेज सीखी, डेफिनेटली वो जोक्स दूसरों के साथ कर भी सकता है, उस लैंग्वेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही साथ में वो बना भी सकता है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, एंड हाइंड ब्रेन है। अब ये डायग्राम है, यहाँ पर फोर ब्रेन को ये सारी की सारी स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है नज़र आ रहा है, जो हमें बेसिकली देखने में भी नज़र आ रहा होता है, तो ये है इसका ब्रेन। इसके बाद ये है मिड ब्रेन, जहाँ जहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है, और उसके बाद ये है हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है डेट इज़ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आगे फर्दर मज़ीद डिवीजन्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले डाइनसेफ्लॉन है। डाइनसेफ्लॉन को अगर इस डायग्राम में देखें तो ये डाइनसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थैलेमस है, और इसके अलावा बेसल गैंग्लिया है, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो सारा कुछ इसी में आता है। तो डाइनसेफ्लॉन इसका मतलब है कि एक मेजर जो है वो डिवीजन है, एक मेजर पोर्शन है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स आ जाते हैं। इसके बाद लिम्बिक सिस्टम है, 2 हाफ्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और उसके बाद कोर्टेक्स। तो इसमें सबसे पहले जिसकी डिटेल पढ़ेंगे डेट इज़ सेरिब्रल कोर्टेक्स, या इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रल कोर्टेक्स या सेरिब्रम अगर इस डायग्राम में देखें, जो एक रीजनल ब्रेन की है, डायसेक्शन के बाद इसको निकाला गया होगा डेफिनेटली। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे ये जो आपको ये जितनी भी झुर्रियाँ सी नज़र आती हैं, जिसको ग्रूव्स कहते हैं, और ये बाहर से जितने भी नज़र आ रहे हैं जिसको बल्जेस कहते हैं, ये बाहर वाला पोर्शन जो हमें नज़र आता होता है, तो ये होता है सेरिब्रल कोर्टेक्स, या इसको सेरिब्रम भी कहते हैं।
अब ये कोर्टेक्स क्या होता है कि कोर्टेक्स का मतलब है बाक या कवरिंग। तो ये जितनी भी ये सारी की सारी झुर्रियाँ और ये जो उभरा हुआ जो पोर्शन नज़र आ रहा होता है, ये सारा का सारा कोर्टेक्स है। ये कवरिंग है जिसने हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को कवर किया हुआ है। अब ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं उसमें देखें कि ये सबसे पहले तो सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस हैं। तो इसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद उसको स्टोर करना। इसके अलावा जितने भी हम अपनी मर्ज़ी से जो भी काम कर सकते हैं, एक्शंस कर सकते हैं, उन सब में भी ये इन्वॉल्व होता है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। लार्जेस्ट पार्ट कैसे है कि हम जैसे कि अभी पढ़ा हमने कि जो ब्रेन है उसको तीन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो तीन डिवीजन्स में से सबसे पहले फोर ब्रेन आता है। अब जो फोर ब्रेन है डैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। अगर आप देखें कि ये फोर ब्रेन में सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है सारे ब्रेन को कवर किया हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके बाद है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेक्स अस ह्यूमंस। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये किस तरह से होगी, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये इस तरह से होगी कि इसके अंदर जो ग्रूव्स और पल्सेस हैं, जितनी ज़्यादा ग्रूव्स और पल्सेस होंगी कोर्टेक्स में, वो स्पीशीज़ उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। अब यहाँ पर इनको देखें ज़रा, ये कितनी ज़्यादा झुर्रियाँ सिलवटें हैं और उभार हैं, ये सारी की सारी ये इसी वजह से ह्यूमन जो है वो कम्प्लेक्स है। ह्यूमन इज़ कम्प्लेक्स इज इन नेचर, इसलिए इसके ब्रेन को स्टडी करना भी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाईएस्ट फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर इसी में होते हैं। तो क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन के ब्रेन की, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हायर फंक्शंस होते हैं, हायर लेवल फंक्शंस होते हैं, जिसको कोग्निटिव प्रोसेसेस भी कहते हैं। अब इसमें वो क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस या हायर लेवल ऑफ फंक्शंस में क्या आता है, डेट इज़ प्लानिंग, थिंकिंग, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, रीजनिंग एबिलिटी है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग भी पढ़ा होगा, वो सारा इसी में आता है। क्रिएटिव थिंकिंग इसमें है, इनोवेटिव आइडियाज़, जितने भी नए नए आइडियाज़ आते हैं वो सारे के सारे जितने भी काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इन सारी इनोवेटिव थिंकिंग से रिलेटेड, तो वो ये कोर्टेक्स में, ये सारा बाहर वाला, ये सारा जितना भी है यहाँ तक इसी में होता है। नेक्स्ट है कि हाईली कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो अगर ब्रेन की एक कवरिंग है तो डेफिनेटली ये इसने ब्रेन के बाकी सभी पार्ट्स को कवर किया हुआ है, और जैसे ही कवर किया हुआ है तो ये बाकी सारे ब्रेन के पार्ट से भी इंटरकनेक्टेड है। और सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है इसको डिवाइड किया है टू हाफ्स में, और वो टू हाफ्स जो हैं उनको हेमिस्फीयर्स कहा जाता है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। The two halves of cerebral cortex have different functions, और जितना इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको ये परफॉर्म करते हैं, उन्हीं फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनको जो इनमें से कोई ना कोई एक हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट होता है। दे आर डोमिनेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। हमारे जो है सेरिब्रल कोर्टेक्स को टू हाफ्स में डिवाइड किया है। आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ लेफ़्ट हेमिस्फीयर है और राइट हैंड की तरफ राइट हेमिस्फीयर है। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर में फुल एक कोरा जो होता है, लेकिन ये हेमिस्फीयर है, उसमें के आधा, कि आपके ब्रेन को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक लेफ़्ट है और सेकंड वन इज राइट। अब लेफ़्ट हेमिस्फीयर के फंक्शंस क्या हैं और राइट हेमिस्फीयर के फंक्शंस क्या हैं, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। लार्जेस्ट है ऑफ टू हाफ्स में, इसका मतलब कि जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हेमिस्फीयर से जो है एरिया में बड़ा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर है इसमें। अब ग्रे मैटर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, और ग्रे मैटर जो है वो हेमिस्फीयर में भी है। तो एज़ कंपेयर टू राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर में ग्रे मैटर ज़्यादा है और ये डोमिनेंट भी है। सेकंड है इसमें फॉर राइट हैंडेड पीपल लैंग्वेज सेंटर है। अगर देखा जाए कुछ राइट हैंडेड पीपल होते हैं और कुछ लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं। अब यहाँ पर राइट हैंडेड पीपल जो हैं
उनका लैंग्वेज सेंटर जो है वो लेफ़्ट में होता है, उल्टा होता है। अगर हम सीधे हाथ से लिख रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज का जो सेंटर है, जिसमें लैंग्वेज स्टोर होती है, जिसमें हमारे जितने भी वोकेबलरी है, जितने भी अल्फाज हमने आज तक सीखे हैं, वो सारे के सारे स्टोर जो होते हैं वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में हैं। अब अगर लेफ़्ट हैंडेड है, सीधे हाथ से काम करता है, तो उसकी सारी की सारी लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके लेफ़्ट हेमिस्फेयर में होगी, मतलब उल्टी साइड पे। और बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स देर इज़ अ इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ फाइबर्स। अब अगर देखें तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये इसके अपने फंक्शंस हैं, यहाँ पर राइट हेमिस्फेयर है, ये इसके अपने फंक्शंस हैं। लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ है कि तो इन दोनों को मिलाती है, अदरवाइज़ तो हमारा लेफ्ट हैंड का जो काम कर रहा है उसका कनेक्शन हमारे राइट हैंड के साथ हो ही ना। तो डेफिनेटली इनको मिलाने वाले फाइबर्स हैं, इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ फाइबर्स है, जिनको नेक्स्ट अभी डायग्राम में हम देखेंगे कि वो क्या है। तो ये जो सीरीज ऑफ फाइबर्स हैं, धागे जो हैं, धागों की एक जो सीरीज़ चल रही है, तसलसल जो है, उसको कॉर्पस क्लोसम कहते हैं। और इसके अलावा लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो इन्वॉल्व इन फीलिंग ऑफ एनजाइटी में जब आप बेचैन हो रहे होते हैं, टेंस्ड होते हैं, तो वो लेफ्ट हेमिस्फेयर इसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो ये फंक्शंस हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर के। नेक्स्ट वन इज़ राइट हेमिस्फेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट है इन विजुअली प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन में, कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम देख के, जैसे भी आप इसको देख रहे हैं, देख के तो आप उसको कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, देखने के बाद इसमें जो है वो आती है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो लैंग्वेज है, तो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इट्स मीन कि लेफ्ट हेमिस्फेयर यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर विजुअली प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी ओनली विजुअली, तो वो राइट हेमिस्फेयर से होगी। लेकिन जैसे आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो लैंग्वेज का पोर्शन यहाँ से हो रहा है और विजुअल जो है वो राइट हेमिस्फेयर से। स्किल्स इन विजुअल आर्ट्स हैं, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग एंड पेंटिंग इसमें इन्वॉल्व है, कि जितने भी क्रिएटिव जो भी हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके सारे आर्टिस्टिक वर्क उनके राइट हेमिस्फेयर की वजह से होता है। तो अगर आपकी पेंटिंग या ड्राइंग अच्छी है तो इट्स मीन कि आपका राइट हेमिस्फेयर जो है वो उसमें ये स्किल डोमिनेंट है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नॉर्मल हो या बिलो एवरेज भी हो, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग और आपकी पेंटिंग बहुत कमाल की हो तो इट्स मीन कि आपका राइट हेमिस्फेयर जो है वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व इन इमोशनैलिटी में ये भी इन्वॉल्व होता है और ये भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइटी की फीलिंग को जनरेट करता है। ये यहाँ पर इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करता है, ये भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल कर रहा होगा। स्पेशल ओरिएंटेशन और या स्पेशल रिलेशंस में इन्वॉल्व है। अब स्पेशल रिलेशन या ओरिएंटेशन को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको कहा जाए कि आपका कॉलेज आपके 4 डायरेक्शन में से किस तरफ है, एग्जैक्टली अगर आप उसका आइडिया लगा लें कि आपका कॉलेज मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब किस तरफ है आप बैठे हुए, तो उसकी सिमत का अंदाज़ा लगा लें तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा करेक्ट हैं अपने स्पेशल रिलेशंस में। इसके बाद है पर्सन्स विद राइट हेमिस्फीयर डैमेज अगर हो जाए तो उनमें अटेंशनल एंड परसेप्शनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब ये परसेप्शन का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको स्टडी करेंगे, और अटेंशन भी उसी में ही आता है। लेकिन यहाँ पर अटेंशन का आपको पता है कि किस चीज़ पे गौर करना, अपनी तवज्जो को उस चीज़ पे मखसूस करना, दैट इज़ अटेंशन। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, सुनने के बाद समझ रहे हैं, प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन को अगर आप समझ रहे हैं तो दैट इज़ परसेप्शन। लेकिन इसको यहाँ पर एक रफ सा आइडिया है, इसको डिटेल से भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्पल क्लोसम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर राइट हैंड है। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो आपका लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है, और यहाँ पर फंक्शंस हैं जो आपका राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है दिखाया है, स्पीच सेंटर, जैसे आपको बताया कि अगर राइट हैंडेड पीपल हैं तो उनका स्पीच एरिया जो है वो कंट्रोल करता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर। यहाँ पर राइटिंग है, राइट हैंडेड लोग जो हैं वो उनका ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो दोनों में ही है। इसके अलावा लैंग्वेज, मैथमेटिकल
एबिलिटी एंड कैलकुलेशन, अगर आपकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी लैंग्वेज, आपकी वर्बल एबिलिटी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी वोकेबलरी बहुत हाई है, और मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इट्स मीन कि आपका लेफ़्ट हेमिस्फीयर इस चीज़ में डोमिनेंट है और ये अबव एवरेज है। इसके बाद राइट हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ पर टच एनालिसिस बाय टच है, स्पेशल विजुअलाइजेशन जैसे कि पहले पढ़ा है, स्पेशल ओरिएंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर ये जो बॉल्स बनाए हुए हैं ये आइज़ हैं। अब ये आइज़ क्या कर रही हैं कि जो आपकी राइट आई से इंफॉर्मेशन आती है वो आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में जाती है, और जो आपकी लेफ़्ट आई से इंफॉर्मेशन जाती है वो आपकी राइट हेमिस्फीयर में आ रही है। इसी तरह से जो लोग राइट हैंडेड हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, उनका ये हैंड कंट्रोल करता है उनका लेफ़्ट हेमिस्फीयर। अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड पीपल हैं वो अपने लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं तो उनकी ये जो है स्किल को कंट्रोल करता है, उनकी ये एबिलिटी को कंट्रोल करता है उनका राइट हेमिस्फीयर। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को मिलाने के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि एक इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें इन दोनों का कनेक्शन कौन बना रहा है, क्योंकि ये दोनों क्रॉसिंग ओवर है एक दूसरे को, कि इधर का फंक्शन जो है राइट हेमिस्फीयर का लेफ़्ट कंट्रोल कर रहा है और लेफ़्ट का राइट कंट्रोल कर रहा है। तो ये इंटरकनेक्टेड सीरीज़ ऑफ फाइबर्स हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड सीरीज़ ऑफ फाइबर्स जो हैं ये कॉर्पस कैलोसम है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो जितना जो आपका लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें इन्वॉल्व है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, लैंग्वेज एबिलिटी है, ये देखें सारे किस तरह से अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर है जितने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, नोवल आइडियाज़ हैं, पेंटिंग्स है, जितने भी नोवल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो भी लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एवरेज पीपल, तो उनका यहाँ पे ये राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। तो इन दोनों के दरमियान में ये ब्रिज बनाए हुए हैं, दो ये ब्रिज हैं कॉर्पस कैलोसम को, कि इट्स मीन कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ इनकी सलाह मशवरा ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए और इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए गए हैं, तो ये कॉर्पस कैलोसम है। नेक्स्ट है कि हमारा जो हेमिस्फीयर है वो 4 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, जिसको लोब्स भी कहते हैं। अब अगर सबसे पहले इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो ब्रेन का जो फोर हेड है, माथा जो है दैट इज़ फोर, यहाँ पर जो फोर हेड है यहाँ पर होती है हमारी फ्रंटल लोब होती है। उसके बिल्कुल पीछे ये ब्लू वाला एरिया जो है ये पैराइटल लोब है। इससे एंड पे जहाँ पर हमारा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है पीछे, वो ओसिपिटल लोब है, और कानों के दोनों साइडों पे ऊपर की तरफ ये टेम्पोरल लोब है। अब इन्हीं के लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस जो हैं ये करेंगे। फ्रंटल लोब है, ये लार्जेस्ट एरिया है, ये यहाँ से हमारे फोर हेड से शुरू होकर काफ़ी एरिया जो है इसी ने कवर किया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये हमारी वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मसल मूवमेंट में, इंटेलिजेंस में, पर्सनालिटी, रीजनिंग और प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि हायर फंक्शंस, हायर मेंटल फंक्शनिंग में हमारे फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। सेकंड वन इज़ टेम्पोरल लोब, ये कानों के ऊपर दोनों तरफ ही होती है। तो ये टेम्पोरल लोब है अबव द ईयर्स, ये हमारी हेयरिंग में, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेमोरी, कनेक्शन विद लिम्बिक सिस्टम भी हैं इसके। और अगर इसको डैमेज हो जाए, अगर हमारा जो टेम्पोरल लोब है डैमेज हो जाए तो इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी में भी इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से जो हमारी मेमोरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सेव होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती अगर हमारे टेम्पोरल लोब्स डैमेज हो जाए तो। इसके बाद पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब के बारे में जो है वो ये है कि ये रजिस्टर करती है स्पेशियल लोकेशन को, स्पेशियल ओरिएंटेशन को। इसके अलावा टेंशन, मोटर कंट्रोल को जो है मोटर कंट्रोल में इन्वॉल्व है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, ये है यहाँ पर, ये बिल्कुल
जहाँ पर फ्रंटल लोब ख़त्म हो रही है उसके पीछे ये पैराइटल लोब जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये वाली, तो ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है और ये सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। अब सोमा अगर अगर याद हो तो हमने पहले न्यूरॉन में पढ़ा था, सोमा मीन्स बॉडी, कि उसका सेल बॉडी होती है। तो सोमा जो है सोमैटो सेंसरी मीन्स कि पूरी बॉडी से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी यहाँ पर जाती है, सिवाय उनके जो स्पेसिफाइड पार्ट्स हैं। मतलब हेयरिंग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी आएगी वो टेम्पोरल लोब में जाएगी। विजन से रिलेटेड, परसेप्चुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ओसिपिटल लोब में जाएगी। लेकिन उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन बचती है वो उसमें से यहाँ पर पैराइटल लोब में यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड लोब्स एंड अदर ब्रेन पार्ट्स को भी ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है पैराइटल लोब। ओसिपिटल लोब है रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई, और विजुअल स्टिमुलाई जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी शेप भी होती है, उस चीज़ का कलर होता है, और यहाँ हो सकता है कि वो चीज़ मूवमेंट भी कर रही हो। तो इन सारी चीज़ों को जो नोट कर रहा होता है हमारा ब्रेन का पोर्शन वो कोर्टेक्स में है और वो ओसिपिटल लोब है। अगर इसको कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो ब्लाइंडनेस के फॉर्म में होगा। इसके बाद है एरियाज ऑफ कोर्टेक्स हैं। देयर आर 3 मेजर एरियाज ऑफ कोर्टेक्स। 3 मेजर एरियाज ऑफ कोर्टेक्स इसी तरह हैं जैसे हमने न्यूरॉन की जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी। उसमें सेंसरी न्यूरॉन था, मोटर न्यूरॉन था और इंटर न्यूरॉन था। तो यहाँ पर भी जो कोर्टेक्स है, जो आउटर लेयर है, सेरिब्रल कोर्टेक्स आउटर लेयर जो है ऑफ ब्रेन, उसके भी 3 एरियाज हैं। सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है एंड एसोसिएटेड एरिया है। अब जो सेंसरी एरिया है वो रिसीव करता है, डेफिनेटली सेंसरी है तो सेंसेस से ही इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। और हमारी हर एक सेंस, टोटल 5 सेंसेस में हर एक सेंस में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। वो सेल्स स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उन वो स्पेसिफिक सेल्स जो स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। हमारी आँखों के लिए जो स्टिमुलस है वो लाइट है आँखों में, इसका मतलब है कि सेंसरी रिसेप्टर्स डिफरेंट होंगे। हमारे कानों के लिए जो स्टिमुलस है वो वॉइस है, तो हमारे कानों में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अलग होंगे। इस तरह हमारे नोज़ के लिए जो सेंसरी रिसेप्टर्स वो केमिकल हैं, तो हमारे नाक में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सेपरेट है। तो इसी तरह हमारी जितनी सेंसेस हैं उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स भी उतने ही किस्म के हैं, और वो सारे के सारे अपनी इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन तक लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम से फैला नहीं देते, बल्कि जिस स्पेसिफिक सेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक सेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ओसिपिटल लोब से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो ओसिपिटल लोब में जाएगी। अगर वो हेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो टेम्पोरल लोब में जाएगी। इसके अलावा सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि पहले पढ़ा है कि बाकी बॉडी में जितनी इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफाई एरियाज़ के, इन एरियाज़ के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो पैरेटल लोब में जाएगी। और इन्फॉर्मेशन एक का ये भी यहाँ पर है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में तो वो लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब हमारी टांगों की मूवमेंट, हमारे बाजुओं की मूवमेंट, लेकिन जो वो ब्रेन में जाती है तो वो ब्रेन का बहुत छोटा सा एरिया है जो इतनी बड़ी बॉडी ऑर्गन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट ऐसा भी है कि हमारे बॉडी का वो बहुत छोटा सा पार्ट है और उसकी मूवमेंट को हमारे ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा एरिया उस बॉडी छोटे से बॉडी पार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट सिचुएशन है कि बॉडी के बड़े पार्ट को जो ब्रेन का एरिया कंट्रोल कर रहा है वो छोटा है, और बॉडी का कोई छोटा ऑर्गन है और कोई छोटी मूवमेंट ऑर्गन मूव कर रहा है तो उसको ब्रेन का एक बड़ा जो पार्ट है, बड़ा एरिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद सेकंड वन है मोटर एरियाज़ हैं। ये वॉलंटरी एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं मोटर कोर्टेक्स एरिया में, और ये हमारी बैक ऑफ द फ्रंटल लोब वहाँ पर होते हैं मोटर एरियाज़। तो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस हैं जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं।
तो लास्ट 1/3 है एसोसिएटेड एरिया। ये हायर मेंटल प्रोसेसेस, जैसे ही हमें काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हायर मेंटल प्रोसेसेस भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करती हैं, डिफरेंट करती हैं। तो उसमें हमारी प्लानिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, वो सारा कुछ आता है। अब यहाँ पे सेंसरी इनपुट और मोटर रिस्पॉन्सेस जो हैं, उन दोनों को एसोसिएट करना, इन दोनों को आपस में मिलाना, वो काम है एसोसिएटेड एरियाज़ का। और जिस तरह से सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को मिलाने के लिए इंटर न्यूरॉन काम करते थे, इसी तरह से सेंसरी एरिया और मोटर एरिया को मिलाने के लिए एसोसिएटेड एरियाज़ काम कर रहे हैं। और ये लार्जेस्ट एरिया है इन द कोर्टेक्स। और ये बोथ हेमिस्फीयर जो हैं उनको भी उनमें भी जो है एसोसिएटेड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि हमारा एक हेमिस्फीयर जो है उसमें भी हमारे जो है टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है, ओसिपिटल लोब है। इसी तरह से हमारे लेफ़्ट में भी ये सारा कुछ है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटेड एरियाज़ जो हैं वो दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ ही ये फंक्शंस को आपस में मिला रहे हैं। लैंग्वेज एंड स्पीच बिहेवियर्स में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एसोसिएटेड एरियाज़ को, सेंसरी एरियाज़ को और मोटर एरियाज़ को शो किया हुआ है। यहाँ पर पैराइटल लोब है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब। अब यहाँ पर एसोसिएशन एरिया, जैसे अभी पढ़ा है कि लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कोर्टेक्स एरिया में सबसे ज़्यादा एसोसिएशन एरियाज़ का है। तो ये वाइट पोर्शन जितने हैं वो सारा का सारा एसोसिएशन एरिया के है। सेंसरी एरिया बिल्कुल यहाँ पर है, फ्रंटल लोब से बिल्कुल पीछे। ये मोटर एरिया ये वाला है, ब्लैक वाला। और उसके बाद सेंसरी एरिया जो है ये सोमैटो सेंसरी है, तो ये है पैराइटल लोब के आगे वाला। ये भी कोर्टेक्स एरिया से रिलेटेड ही डायग्राम है। तो इसमें भी एरियाज़ की डिवीजन की गई है, जिसमें विजुअल एसोसिएशन एरिया है, सेंसरी एसोसिएशन कोर्टेक्स है और मोटर एसोसिएशन कोर्टेक्स है यहाँ पर, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो ये सारे एरियाज़ को फर्दर स्पेसिफाई किया गया है। स्पेसिफाई करने के बाद इसको डिस्क्राइब किया गया है।